नमस्कार। आज हम इस आर्टिकल को समझेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आर्टिकल है यूएस हाउस अप्रूव 3.5% आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स। इसको समझते हैं। तो देखिए, यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वहां वहां पे जैसे हमारे पार्लियामेंट होती है, वैसे ही अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कांग्रेस होती है। और कांग्रेस में जो लोअर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और उन्होंने एक बिल अप्रूव किया है जो है 3.5% टैक्स ऑन आउटवर्ड रेमिटेंसेस। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोविजन है रेमिटेंस टैक्स जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोविजन, और वो प्रोविजन का नाम है वन बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। वन बिग ब्यूटीफुल बिल इसका एक भाग है जिसे रेमिटेंस टैक्स कहा जाता है, और ये आजकल चर्चाओं में है। इस टैक्स को ऑफिशियली कहा जाता है एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफर्स। ये जो रेमिटेंस ट्रांसफर होता है, जैसे कोई नागरिक अगर अमेरिका में रहता है और अमेरिका में कुछ एम्प्लॉयमेंट करके इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाता है, और वो पैसा जब अपनी होम कंट्री में भेजता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको रेमिटेंस टैक्स कहा जाएगा, एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफर कहा जाएगा। ये प्रोविजन जो है वो कब से इफेक्ट में आया? तो ये 1 जनवरी 2026 से इम्पैक्ट में आया है, इफेक्ट में आया है। रेमिटेंसेस क्या है? तो देखो, रेमिटेंसेस क्या है? तो कोई अगर वर्कर है, वो पैसा कमाता है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट, और वो पैसा जब वो अपनी होम कंट्री में भेजता है, तो उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है, और उसके ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स ऑन रेमिटेंस कहा जाता है। 2023 में पूरी दुनिया में कितना रेमिटेंस जनरेट हुआ था? तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल रेमिटेंस है वो जनरेट हुआ था $656 बिलियन। जी हाँ, 656 बिलियन डॉलर का जो रेमिटेंस है वो टोटल जनरेट हुआ था पूरी दुनिया में। और इंडिया की बात करें तो 2024 में भारत ने टोटल रेमिटेंस में से 14.3% 14.3% ऑफ द टोटल ग्लोबल रेमिटेंस हासिल किया है, जो कि हाईएस्ट एवर शेयर है, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो पूरी दुनिया में जितना भी रेमिटेंस आया उसका 14.3% इंडिया ने रिसीव किया है एज ए रेमिटेंस, और वो अब तक का सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमने रिसीव किया है, ऐसा कहा जाता है। अगर हम लाइक यूएस का जो रेमिटेंस टैक्स है, यूएस रेमिटेंस टैक्स बिल है, उसकी अगर की फीचर की बात करें, उसके हाइलाइट्स की बात करें, तो कुछ ऐसा है। ये रेमिटेंस टैक्स जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? नॉन यूएस सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है। तो अमेरिका में जो नॉन यूएस सिटीजन है, उनके ऊपर ये रेमिटेंस टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो यूएस सिटीजन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज यूएस सिटीजन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टैक्स। ये कौन कौन से वीजा होल्डर के ऊपर लगेगा? तो देखो, H1B वीजा होल्डर है, F1 स्टूडेंट वीजा होल्डर है। तो जो स्टूडेंट्स वीजा लेके अमेरिका में रहते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, अपने घर जो पैसा भेजते हैं, उनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा। जो ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा, मतलब तरह तरह के जो वीजा होल्डर है उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा, अगर वो कमाते हैं पैसा अपने इन्वेस्टमेंट से या एम्प्लॉयमेंट से, और अपने घर अगर पैसा भेजते हैं तो उसके ऊपर रेमिटेंस टैक्स लगेगा। प्रपोज कितना किया गया था? तो 5% का प्रपोज किया गया था, फिर बाद में डिस्कशन हुआ और उसको घटा के 3.5% कर दिया। तो आज रेमिटेंस टैक्स यूएसए में कितना लगाया गया है? 3.5% टैक्स ऑन रेमिटेंसेस। क्या इम्पैक्ट होगा? ये जो एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफर है, ये जो बिल है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको समझते हैं। देखो, पहला इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वैश्विक आर्थिक प्रभाव हो सकता है कि जो देश अमेरिका के रेमिटेंसेस के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे इंडिया है, मैक्सिको है, एल साल्वाडोर है, उनको इकोनॉमिक स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है, आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। ये टैक्स डिस्करेज कर सकता है जो फॉरेन वर्कर जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट से अपना इनकम जनरेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको ये डिस्करेज कर सकता है। अब तक का दूसरा इम्पैक्ट है कि जो इंडिया का इनवर्ड रेमिटेंसेस है उसको भी ये प्रभावित कर सकता है। यूएसए जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया है। हम भारत में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो शेयर आता है, सबसे बड़ा रेमिटेंसेस का जो शेयर आता है, वो अमेरिका से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है, और ये प्रभावित हो सकता है। 2023-24 की बात करें तो इंडिया रिसीव $32.9 बिलियन फ्रॉम यूएस अलोन। अमेरिका से $32.9 बिलियन जो है वो भारत में आता है रेमिटेंस के माध्यम से, उसके ऊपर ये प्रभावित हो सकता है।
रेमिटेंस टैक्स जो है वो फॉर्मल फ्लो ऑफ फंड टू इंडिया इसको भी रिड्यूस कर सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। तीसरा जो प्रभाव है वो है रिस्क ऑफ इनफॉर्मल चैनल। तो अगर फॉर्मल चैनल से अगर रेमिटेंस नहीं आ रहा तो हो सकता है कि लोग प्रेशर में आके इनफॉर्मल चैनल का भी सहारा ले और उसके कारण ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट जो है वो भी डेवलप हो सकता है और इसके कारण इरेगुलरिटी बढ़ सकती है और जो हमारे फाइनेंशियल रेगुलेशन है वो वीक हो सकते हैं और हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो अदर न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक है स्टूडेंट रेमिटेंस अंडर एल आर एस के तहत जो छात्र रेमिटेंस होते हैं, स्टूडेंट के रेमिटेंस होते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो देखिए एक स्कीम है जिसका नाम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो जो स्टूडेंट्स को रेमिटेंस मिलता था, नहीं, इंडिया की जो ये स्कीम थी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें स्टूडेंट को एनकरेजमेंट मिलता था कि वो अमेरिका जाए, अमेरिका में इन्वेस्ट करे, अमेरिका में काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और जो रेमिटेंसेस इंडिया में आते थे वो लो हो सकते हैं और ये 5 ईयर लो हुआ है 2025 में। तो पूरे 5 साल में देखे तो 2025 में जो रेमिटेंस आया है अमेरिका से, जो स्टूडेंट के माध्यम से जो आया है, तो उसका एकदम लो पॉइंट देखा गया है। ये अमाउंट डिक्लाइन होके हुआ है 2.92 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन होके हुआ है, जो कि रिड्यूस स्टूडेंट आउटफ्लो का नतीजा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है? तो देखो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है वो 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो रेसिडेंट जो है इंक्लूडिंग माइनर, तो जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका में पढ़ता है, कमाते हैं और भारत भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस कितना कर सकते थे? तो यूएस डॉलर 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो रेमिटेंस कर सकते थे। तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। रेमिटेंस इसके अंदर जो LRS है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसके अंदर रेमिटेंस कैन बी फॉर करंट अकाउंट हो सकता है और इट कैन बी फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। करंट अकाउंट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, सेवाओं का, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, या फिर हमारा जो डोनेशन होता है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन होता है, उसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ये भी करंट अकाउंट में आता है। और कैपिटल अकाउंट मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना जाना, बोरोइंग, ये भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन जो है वो रेमिटेंस के अंदर शामिल होते थे और उसको लिबरलाइज ट्रीटमेंट मिलता था। there is no restriction on number of remittance in a year under this system liberalized रेमिटेंस स्कीम जो भारत की तरफ से आरबीआई के द्वारा चलाई जा रही थी। द स्कीम जो है वो इंडिविजुअल को अप्लाई होती थी। ये जो एलआरएस की स्कीम है वो कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ट्रस्ट है, उसको ये अप्लाई नहीं होती थी। ये सिर्फ इंडिविजुअल को अप्लाई होती थी। तो रेमिटेंस टैक्स में हम कंक्लूजन देके बोल सकते हैं कि यूएस का जो रेमिटेंस टैक्स है वो ग्लोबल कैपिटल फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। ये इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी चैलेंज को भी बढ़ा सकता है। किसके लिए? जो जो अमेरिका के ऊपर रेमिटेंस के लिए डिपेंडेंट कंट्रीज है, जैसे रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, इनको ये इम्पैक्ट कर सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।